नमस्कार। आज हम भारत की उस कहानी को समझने वाले हैं जो आज पूरी दुनिया के इकोनॉमिक स्टेज पर लिखी जा रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो भारत को सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट से दुनिया के एक नए ट्रेड इंजन में बदल रही है। और पता है, ये बदलाव सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए नए रूल्स लिख रहा है। ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, पहले दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को कैसे देखती थी? बस एक ऐसी जगह जहां वो अपना सामान बेच सके। लेकिन अब पूरा समीकरण ही पलट गया है। इसका मतलब ये है कि अब ग्लोबल कंपनियां भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं मानती, बल्कि एक बहुत जरूरी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पार्टनर के तौर पर देख रही हैं। और इस बदलाव का स्केल देखिए, $800 बिलियन। भारत का टोटल ट्रेड इस नंबर को पार कर चुका है। ये आंकड़ा भारत को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग देशों की लीग में लाकर खड़ा कर देता है। और ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कैसे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए इस इंजन के एक एक पुर्जे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस कहानी का पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है भारत की एक्सपोर्ट क्रांति, मेड इन इंडिया टैग। अब ये सिर्फ एक लेबल नहीं रहा, बल्कि क्वालिटी और भरोसे का एक सिंबल बनता जा रहा है। आइए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन पर अब दुनिया भरोसा करने लगी है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बदलाव वाकई कमाल का है। कुछ साल पहले तक हम फोन बाहर से मंगवाते थे, हम एक इम्पोर्टर थे। और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। एप्पल, सैमसंग और गूगल पिक्सल जैसे दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स अब अपने बॉक्स पर गर्व से असेंबल्ड इन इंडिया लिख रहे हैं। ये सिर्फ फैक्ट्री का शिफ्ट होना नहीं है, ये दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत पर कितना बड़ा दाम लगा रही हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा एक और सेक्टर है जहां भारत दुनिया की जरूरत बन गया है, और वो है फार्मास्यूटिकल्स। भारत को अक्सर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया का दवाखाना कहा जाता है, और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। आंकड़े खुद बोलते हैं, दुनिया में बिकने वाली हर 3 जेनेरिक दवाओं में से एक भारत से आती है। हमारी दवाएं अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक लाखों जानें बचा रही हैं। और कोविड महामारी के दौरान तो ये भूमिका और भी अहम हो गई, जब वैक्सीन मैत्री के जरिए भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार ग्लोबल प्लेयर भी है। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ दवाओं और फोन तक ही सीमित नहीं है। डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो भारत कल तक अपने हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वही भारत अब अपने बनाए हुए तेजस फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइल्स दूसरे देशों को बेच रहा है। ये भारत को एक खरीदार से एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर में बदल रहा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो उतना ही जरूरी है। एक पावरफुल इंजन को चलाने के लिए बेहतरीन फ्यूल की जरूरत तो पड़ती ही है। तो अब हम देखेंगे कि भारत के इस विशाल ट्रेड इंजन को लगातार चलाने के लिए कौन सी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट पर तो नहीं चल सकती। हमें कुछ बहुत जरूरी चीजें बाहर से भी मंगवानी पड़ती हैं, और हमारी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है एनर्जी सेक्टर में, मतलब कच्चा तेल। ये चार्ट हमारे तेज रफ्तार ग्रोथ के साथ साथ हमारी एक बड़ी कमजोरी भी दिखाता है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85%, 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। अब तेल की कीमतों में कोई भी ग्लोबल उछाल आता है, चाहे वो किसी युद्ध की वजह से हो या सप्लाई की कमी से, उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। इसीलिए रूस और मिडिल ईस्ट जैसे सप्लायर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना हमारी डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तेल के अलावा एक और छोटी सी चीज है जो आज की दुनिया को चलाती है, वो है सेमीकंडक्टर चिप। आज की दुनिया में ये सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का नया मैदान बन गया है। फिलहाल हम इसके लिए ताइवान और चीन जैसे देशों पर निर्भर हैं, लेकिन भारत में जो नए प्लांट बन रहे हैं, वो सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं, ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सिक्योर करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो ठीक है, माल बन गया, चाहे एक्सपोर्ट के लिए हो या इंपोर्टेड हो, लेकिन उसे फैक्ट्री से बंदरगाह तक और फिर बंदरगाह से दुनिया के बाजार तक तेजी से पहुंचाना, असली चुनौती तो यही है। इसे कहते हैं लॉजिस्टिक्स। चलिए अब उन धमनियों को देखते हैं जो भारत के ट्रेड को रफ्तार दे रही हैं। ये स्लाइड बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या फर्क पड़ता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से जो माल पहले बंदरगाह तक पहुंचने में 3 दिन लेता था, वो अब सिर्फ 24 घंटे में पहुंच रहा है, और इसका असर सीधा हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर पड़ता है।
जब माल तेजी से पहुंचता है तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजार में और ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं है, ये ट्रेड के वो विशाल दरवाजे हैं जहां से भारत दुनिया से जुड़ता है। मुंद्रा और JNPT तो पहले से ही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और भविष्य में बनने वाला वधावन पोर्ट, उसमें दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में शामिल होने की कैपेसिटी है। ये हमें सीधे यूरोप और अमेरिका से और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट करेगा। तो हमने एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को देखा। अब सवाल ये है कि भविष्य कैसा दिखता है, भारत का अगला लक्ष्य क्या है। चलिए अंतिम चरण पर चलते हैं और देखते हैं कि 2030 का रास्ता कैसा होने वाला है। लक्ष्य एकदम साफ है, 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। ये एक बहुत बड़ा और बहुत एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन ये रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। दुनिया में कहीं भी कोई युद्ध होता है, जैसे यूक्रेन या मिडिल ईस्ट में, तो वो हमारी सप्लाई चेन को तोड़ सकता है। बढ़ता हुआ ग्लोबल कंपटीशन और शिपिंग की बढ़ती लागतें इस लक्ष्य को और भी मुश्किल बनाती हैं। तो असली खेल सिर्फ आत्मनिर्भर होने का नहीं है, बड़ा लक्ष्य है भारत को दुनिया की सप्लाई चेन का वो केंद्र यानी न्यूक्लियस बनाना, जिसके बिना ग्लोबल इकोनॉमी का पहिया ही न घूम सके। एक ऐसा पार्टनर जिसे कोई भी देश नजरअंदाज ना कर पाए। एक बात तो तय है, स्टार्टअप हब से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक हर जगह एक नई एनर्जी है। अगली बार जब कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखे तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर का प्रतीक है। भारत का ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ है।